सो वेलकम टू दिस वीडियो। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले जो हमारे क्लास 12 फिजिकल केमिस्ट्री से जितने भी हमारे फॉर्मूलाज एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आते हैं जो कि हमारे बोर्ड एग्जामिनेशन और साथ ही साथ हमारे कंपटीशन एग्जामिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले उन सब पॉइंट्स और फॉर्मूलाज को हम डिस्कस करने वाले हैं। साथ ही साथ जितने भी हमारे फॉर्मूलाज है इनसे रिलेटेड जो हमारे क्लास 12 में जो क्वेश्चन बनते हैं मीन्स जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उनको भी हम देखने वाले हैं। मीन्स उनकी जो पिक्चर्स है वो मैं साइड में लगा दूंगा, आप उनको एक बार चेकआउट कर सकते हैं, मीन्स उनको सोल्व करके देख सकते हैं। वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है और जो जितने भी लिंक्स है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मीन्स नोट्स के लिंक और जो ये वीडियो है मीन्स जो ये हमारी पीडीएफ है इसका लिंक और साथ साथ जो रिवीजन वीडियो है क्लास 12 की उन सब का भी लिंक आपको क्या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो आप एक बार चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो को ध्यान से कंप्लीट देखना और वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको लाइक जरूर कर देना। अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर पे आते हैं हमारी पैकिंग एफिशिएंसी। देखो पैकिंग एफिशिएंसी का जो मतलब होता है वो होता है जो हमारा टोटल स्पेस है उसमें से हमारा कितना परसेंट जो है वो फिल्ड अप हो चुका है, उसका मतलब होता है हमारी वहाँ की पैकिंग एफिशिएंसी। तो ये जो पैकिंग एफिशिएंसी जो हमारे जो परसेंटेज होता है हमारे जो एमसीक्यूज टाइप वाले क्वेश्चन होते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि हमें डायरेक्ट वैल्यू लिखनी होती है। जैसे हमारी जो यूनिट सेल है फर्स्ट टाइप आती है वो सीसीपी मतलब कि जो क्लोज्ड क्यूबिक होती है उसका जो मतलब पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो 74% होती है। और जो एचसीपी मतलब कि हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग होती है उसमें 74% होती है, दोनों हमारी सेम ही होती है। नेक्स्ट जो बीसीसी होती है मतलब जो हमारी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक होती है उसकी 68% होती है। एंड लास्टली जो हमारा सिंपल क्यूबिक सेल होता है उसकी जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है वो होती है हमारी 52.4%। ये जो हमारी परसेंटेज है ये हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए, हमें एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट हमें टिक लगाना है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि जो हमारी पैकिंग एफिशिएंसी होती है मतलब उसे हम निकालते कैसे, उसका फॉर्मूला क्या होता है। वो सिंपल सा हमारा फॉर्मूला आता है पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द स्फीयर्स इन द यूनिट सेल अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द यूनिट सेल इनटू 100। ये वाला फॉर्मूला लगा के हम क्या है किसी भी टाइप की यूनिट सेल की हम क्या पैकिंग एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। बाकी हमें जो मेन जैसे हमारी चार यूनिट सेल आती है इनकी जो पैकिंग एफिशिएंसी है वो हमें डायरेक्टली याद होनी चाहिए। सेकंड नंबर पे आता है हमारा जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है इस चैप्टर से जहां से न्यूमेरिकल भी पक्का आता है वो आता है हमारा डेंसिटी का। यहां से हमारा जो फॉर्मूला है वो है रो इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। और जो उसकी यूनिट आती है डेंसिटी की हमें पता है यूनिट होती है जो इसमें आएगी वो आती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। इनमें जैसे जो रो है रो का मतलब हमारा डेंसिटी, जेड का मतलब है नंबर ऑफ एटम्स या फिर सेल जो वहां पर हमें दिए होंगे, एम का मतलब होता है हमारा वहां पर मोलर मास, ए क्यूब का मतलब है ए हमारी साइड होती है और ए क्यूब जब हम कर देंगे वहां पर हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ द सेल। और जो ये एन है एन का मतलब आपको पता ही, आप पहले से केमिस्ट्री में पढ़ते आ रहे हैं, वो होता है एवोगाड्रो कांस्टेंट मतलब कि जो एवोगाड्रो वैल्यू होती है जो कि होती है 6.022 इंटू 10 की पावर 23। अब ये देखो यूज कैसे करते हैं, मतलब हमारे पास क्वेश्चन दिया होगा इसमें से जैसे हमारे पास 5 वैल्यूज है रो जेड एम ए क्यूब और एन ए, इनमें से हमें वो 4 वैल्यूज प्रोवाइड करेगा क्वेश्चन में और जो 5th वैल्यू वो हमसे पूछ लेगा, कभी हमसे डेंसिटी पूछ लेगा, वो कभी हमसे जेड की वैल्यू पूछ लेगा, कभी हमसे एन ए की वैल्यू वेरीफाई करवा लेगा। तो यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, जब आपकी जो यूनिट सेल होगी वो सीसीपी या फिर एफसीसी होगी मतलब कि क्यूबिक वाली हो, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक वाली होगी, तो वहां पर आप जो जेड की वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू रखोगे वो रखोगे 4। और अगर वो सिंपल क्यूबिक सेल है तो आप रखोगे जेड की वैल्यू 1। और अगर वो बीसीसी है मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक है तो आप वहां पर जेड की वैल्यू रखोगे 2। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है। नेक्स्ट हमारे कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज आ जाते हैं, मींस जो हमारी ये 3 टाइप्स की यूनिट सेल है हमारी सिंपल क्यूबिक, बीसीसी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक, इनमें से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ जाते हैं, मींस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। सबसे पहले जो यूनिट सेल का वॉल्यूम होगा वो तो हमारा तीनों जो सेल्स है यूनिट सेल है वो तीनों के लिए सेम होगा, मींस ए क्यूब और ए क्यूब। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो लेटेस्ट पॉइंट आ जाता है, मींस ये जो जेड की वैल्यू होती है मींस नंबर ऑफ एटम्स हमारी जो यूनिट सेल में है वो कितने होंगे। तो जो हमारा सिंपल क्यूबिक में वो 1 होते हैं, बीसीसी में 2 होते हैं और एफसीसी वाले में हमारे कितने होते हैं 4 होते हैं। बाकी आपको ये पता ही एससी का मतलब यहाँ पर हमारा सिंपल क्यूबिक, बीसीसी का मतलब है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक और एफसीसी का मतलब हमारा फेस सेंटर्ड क्यूबिक। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो आता है हमारा एनडीडी। एनडीडी का सिंपल मतलब है जो हमारा यहाँ पर जो सेल है उसका डायमीटर कितना होगा। ये याद रखने के लिए जो ये था हमारा सेकंड लास्ट पे जो पॉइंट आता है एटॉमिक रेडियस, एटॉमिक रेडियस याद रख लो, जो हमारा डायमीटर होता है वो तो उसका डबल ही होता है, सिंपली इसका डबल कर देना। मेनली जो यहाँ से आपको पॉइंट याद रखने वो रखने, एक तो लैटिस पॉइंट याद रखना है और एक कोऑर्डिनेशन नंबर और लास्टली आपको एटॉमिक रेडियस सबकी याद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आ जाता है हमारा जो एनडीडी आएगा वो सिंपल क्यूबिक के लिए ए, बीसीसी के लिए ए रूट 3/2 और एफसीसी के लिए आएगा a/√2। जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो सिंपल के लिए 6 और जो बॉडी वाला है उसके लिए 8 और जो एफ वाला है उसके लिए 12। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है कि कितनी हमारी जो सेल्स हैं
जो भी हमारे एटम्स है वो एक क्यूब से हमारे लिंक है। नेक्स्ट आते हैं हमारी एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस सिंपल क्यूबिक की होती है a/2, BCC की होती है a√3/4 और जो FCC की होती है वो होती है a/√8। ये हमारी वैल्यू होती है। नेक्स्ट आती है आयनिक रेडियस। आयनिक रेडियस भी वैसे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी एक बार आप मतलब याद रख सकते हैं तो उनको भी याद रख लेना। जैसे सिंपल क्यूबिक में तो ये होती ही नहीं है, बस आपको दो याद रखनी है। एक तो BCC की जो कि होती है a√3/2 और FCC की होती है a/2। सो फर्स्ट चैप्टर से मेनली हमारा ये सब कुछ आता है। अब आते हैं सेकंड चैप्टर। सेकंड चैप्टर में हमारा जो न्यूमेरिकल्स पार्ट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है, मींस काफ़ी ज़्यादा ही न्यूमेरिकल्स के इसमें जो फॉर्मूलेज है वो आते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूशन की हमें कंसंट्रेशन निकालनी है क्वांटिटी वाइज कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे स्ट्रेंथ वाली। अगर हमें सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ निकालनी है तो हम निकालेंगे स्ट्रेंथ का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ये हमारा फॉर्मूला आएगा और यहाँ से हम यूनिट भी देख सकते हैं, यूनिट आएगी हमारी ग्राम पर लीटर। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है सॉल्यूशन की मास परसेंटेज निकालने का, वो देगा मास ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100। ये हमारा फॉर्मूला आ जाएगा, ये डायरेक्ट फॉर्मूला हम लगाएंगे और हमारी वैल्यूज आ जाएगी। नेक्स्ट आएगा वॉल्यूम परसेंटेज निकालने के लिए, वो करेंगे वॉल्यूम ऑफ द कंपोनेंट, जिस कंपोनेंट का भी हम वॉल्यूम परसेंट निकालने वाले हैं वो अपॉन टोटल वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इनटू 100 हम कर देंगे। बाकी जो इसकी यूनिट्स होती हैं तो जो हमारे परसेंटेज की हमें पता है, इन दोनों की हमारी कोई यूनिट्स नहीं होती, मास परसेंट और वॉल्यूम परसेंट। नेक्स्ट आता है मास बाय वॉल्यूम परसेंट। ये जो मास परसेंट है, वॉल्यूम परसेंट है, मास बाय वॉल्यूम परसेंट है, ये आपको जो आपकी मेडिसिन होती हैं, जो लिक्विड वाली मेडिसिन होती हैं, उनके पीछे जो कंसंट्रेशन लिखी होती है वहां पर देखने को मिल जाएगी, मींस एज ए एग्जांपल क्या आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आता है जैसे हमारा मास बाय वॉल्यूम परसेंट, इसका जो फॉर्मूला आता है वो आता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है ppm, मतलब कि पार्ट्स पर मिलियन। ये भी हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला होता है, न्यूमेरिकल्स में एक दो न्यूमेरिकल्स में आ जाता है, या फिर एमसीक्यू में पीपीएम का फॉर्मूला पूछ ले, 2-4 फॉर्मूले वो देगा, उनमें से हमारा एक सही होगा, तो आपको फॉर्मूला डायरेक्टली याद होना चाहिए। जो कि पीपीएम का फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ दैट कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन द सॉल्यूशन। ये तो हमारा सेम है, इसमें हमें 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, इसमें हमें करनी है 10⁶ से, क्योंकि 1 मिलियन में हमारी क्या 6 जीरोज होती हैं, तो 10⁶ से हम सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा मोल फ्रैक्शन का। मोल फ्रैक्शन का मतलब है कोई भी हमारा सॉल्यूशन है में जो कंपोनेंट पड़े हुए ए और बी, हमारे दो कंपोनेंट हैं, उसमें जो ए है, ए के हमारे कितने मोल्स आते हैं, तो वो आएगा जैसे मोल फ्रैक्शन को हम डिनोट करते हैं एक्स से, और अगर हमें कंपोनेंट ए के निकालने हैं मोल फ्रैक्शन तो हम लिख देंगे एक्स ए, तो वो आ जाएगा एक्स ए इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी। एन ए का मतलब है कि जो नंबर ऑफ मोल्स है ए के, और एन बी का मतलब है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बी। ऐसे ही हम एक्स बी निकाल सकते हैं, मीन्स मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, जो कि आ जाएगा हमारा एन बी अपॉन एन ए प्लस का एन बी। और एक पॉइंट याद रखना है, जो एक्स ए और एक्स बी होता है, इन दोनों का सम, मीन्स किसी सॉल्यूशन में अगर हमारे सिर्फ दो कंपाउंड है ए और बी, तो उन दोनों का अगर हम मोल फ्रैक्शन निकाल ले एक्स ए एंड एक्स बी, तो उन दोनों को जो हम सम करेंगे तो हमेशा हमारा 1 के इक्वल आएगा। या फिर अगर किसी कंपाउंड जो सॉल्यूशन है उसमें 3 कंपोनेंट है, मींस 3 कंपोनेंट है, तो एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी, इन तीनों का भी क्या आएगा, हमारा 1 ही आएगा। मींस जितने भी सारे कंपोनेंट है उनका मोल फ्रैक्शन का सम किसके इक्वल होता है, हमेशा 1 के इक्वल होता है। ये भी काफी इंपॉर्टेंट हमारा पॉइंट हो जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है, ये तो आप मतलब आपने 11th में भी बहुत ज्यादा किया हुआ है, इसमें बहुत सारे न्यूमेरिकल आते हैं। ये आता है हमारा मोलैरिटी का। मोलैरिटी में हमारा जो फॉर्मूला होता है, इसको पहली बात हम डिनोट करते हैं कैपिटल एम से, और जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। ये हमारा इसका फॉर्मूला होता है, और जो इसको हम लिखते हैं वो लिखते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। इन दोनों फॉर्मूले से हम क्या अपने न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट जो आता है वो आता है मोलैरिटी का। मोलैरिटी को डिनोट करते हैं स्मॉल m से। जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ये में ध्यान रखना है, जैसे मोलैरिटी और मोलैरिटी इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों का जो सिंबल है वो अलग है और दोनों का जो फॉर्मूला है वो भी काफी हद तक अलग आता है। और जो हमारा मोलैरिटी होता है इसमें हम यूज करते हैं m1 v1 इज इक्वल टू m2 v2। ये हम रिलेशन लगा के हम क्या है, जो भी हमारे न्यूमेरिकल्स की वैल्यू उनको सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट आते हैं कुछ हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज में। इस चैप्टर से कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम जैसे हमारे कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं वहां पर हम इन फॉर्मूलाज को डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। मींस ये न्यूमेरिकल जो हार्ड न्यूमेरिकल भी है उनको सिंपल फॉर्म में हम इनको बना सकते हैं। जैसे कि जो सबसे पहला फॉर्मूला आता है वो आता है स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 d माइनस m इंटू एम बी। इन विच जो स्मॉल m है आपको पता है मोलैरिटी, और जो कैपिटल M है वो है हमारी मोलैरिटी, और इसमें जो m भी आता है मोलर मास ऑफ सोल्यूट। यहाँ पर ये फॉर्मूला हम वहाँ पर यूज करेंगे जहाँ पर जिस क्वेश्चन में हमें मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी इन दोनों में से एक चीज दी हुई होगी, और हमें मास ऑफ सोल्यूट दिया होगा और साथ में डेंसिटी भी दी होगी। हमें मोलैरिटी या फिर मोलैरिटी इन दोनों में से एक चीज को निकालना होगा, और ये चीजें हमें दी होंगी डेंसिटी और मास ऑफ सोल्यूट, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। ऐसी नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है सिंपल फॉर्मूला, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है,
वो आ जाता है मोलैरिटी इज इक्वल टू 10 इंटू डी इंटू मास परसेंटेज अपॉन मोलर मास। ये कब यूज करेंगे? जब हमें मोलैरिटी निकालनी हो और क्वेश्चन में हमें मास परसेंटेज एंड डेंसिटी दी हुई हो, तो हम ये वाला फॉर्मूला डायरेक्टली सिंपल सी यूज करके, छोटी सी कैलकुलेशन है ये वाली, हम मोलैरिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है, वो आता है हमारा मोल फ्रैक्शन का। अगर हमें मोल फ्रैक्शन निकालनी है और हमें क्या है मोलैरिटी और मोलैलिटी पता है, तो हम लगा सकते हैं एक्स ए इज इक्वल टू एम कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम प्लस का 1000 अपॉन m1। और जिसमें जो m1 है, m1 का मतलब है हमारा मास ऑफ सॉल्वेंट। ये जो वैल्यू है m1 की और जो m1 स्मॉल m और कैपिटल m है, ये हमें क्वेश्चन में प्रोवाइड होंगी। डायरेक्टली हम इस फॉर्मूले में वैल्यू रख के क्या हम एक्स ए मींस जो मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए है वो हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक और रिलेशन आता है हमारा बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी, मींस कैपिटल M और स्मॉल m में एक रिलेशन आता है, जो कि होता है मोलैलिटी मींस स्मॉल m इज इक्वल टू 1000 इंटू कैपिटल M अपॉन 1000 डी माइनस का m इंटू MB। और जो ये MB का मतलब है, MB का मतलब है मास ऑफ सोल्यूट। ये वाला जो हमारा रिलेशन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। मींस हमें एक मोलैलिटी दी हुई है, मोलैरिटी निकालनी है, या फिर हमें मोलैरिटी दी हुई है, मोलैलिटी निकालनी है, तो ये वाला रिलेशन हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। बाकी ये वाला जो क्वेश्चन है ये ऐसे भी आ सकता है कि आपको क्वेश्चन में आपको 4 रिलेशन दिए जाएंगे और क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि आपका मोलैरिटी और मोलैलिटी में क्या रिलेशन होता है, तो आपका ये वाला जो आंसर है ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो कि एग्जामिनेशन में MCQ की फॉर्म में बहुत ज्यादा आ जाता है 1 मार्क्स में, जो कि होता है कि आपके पास एक सॉल्यूशन है, उसमें जो उसकी मोलैलिटी है वो भी 1 है और जो एक दूसरा सॉल्यूशन है उसकी जो मोलैरिटी है वो भी 1 है, तो उनमें से बाय कंसंट्रेशन किसकी वैल्यू क्या है ज्यादा होगी, तो आपको बताना है। तो उसमें से जो आपका 1 मोलैरिटी वाला सॉल्यूशन होता है वो बाय कंसंट्रेशन क्या है, हाई वैल्यू होती है। ये आपको डायरेक्ट वैल्यू याद रखनी है कि 1 कैपिटल M जो होता है वो ग्रेटर होता है किससे, 1 स्मॉल m से इन केस ऑफ कंसंट्रेशन। बाकी कुछ आप जैसे ये रिलेशन याद रख सकते हो कि 1 सेंटीमीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, 1 मिलीलीटर के इक्वल होता है, और 1 डेकामीटर क्यूब किसके इक्वल होता है, वो 1 लीटर के इक्वल होता है। ये हमारे मतलब कुछ रिलेशन ऐसे हैं जो कि आपको यूनिट्स कन्वर्जन में काम आ जाते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है इस चैप्टर से वो आता है सोल्युबिलिटी का। सोल्युबिलिटी का मतलब होता है कि हमारा जो कंपोनेंट है मींस जो सोल्यूट है वो जो भी सॉल्वेंट है उसमें किस तरीके कितनी स्पीड से सोल्यूबल होगा। तो सोल्युबिलिटी का मतलब है कितना सोल्यूबल होगा, वो होता है सोल्युबिलिटी इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। ये हम फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, हमारे पास सोल्युबिलिटी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा हेनरीज लॉ से। तब आपको पता है कि जो हेनरीज लॉ है, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, जो हमारा पार्शियल प्रेशर होता है गैस का वो हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस गैस के मोल फ्रैक्शन के। तो उसी से हमारा फॉर्मूला आता है प्रेशर, पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। इन बीच जो हमारा KH है वो तो हो गया हमारा हेनरी कॉन्स्टेंट, और जो एक्स है, एक्स का मतलब हमारा यहाँ पर हो गया मोल फ्रैक्शन, और P का मतलब होगा हमारा पार्शियल प्रेशर। तो किसी भी चीज़ का अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है तो वहाँ पर हम KH इंटू एक्स कर देंगे और हमारी क्या है उस कॉम्पोनेंट की पार्शियल प्रेशर की वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ पर जो हमारा KH आता है ये हमें याद रखना है, जो KH की वैल्यू मींस हेनरीज कांस्टेंट, ये हमारा टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा रोल्स लॉ से। रोल्स लॉ का जो हमारा फॉर्मूला आता है इसमें आता है कि अगर हमारे पास सॉल्यूशन है उसका हमें टोटल जो प्रेशर है वो निकालना है, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे PT इज इक्वल टू P नोट A प्लस का XB इंटू P नोट B माइनस का P नोट A। इन विच जैसे जो PT है उसका मतलब होता है हमारा जो टोटल प्रेशर है, P नोट A का मतलब होता है जो हमारा वेपर प्रेशर हो प्योर सॉल्वेंट A, मीन्स जो वेपर प्रेशर है हमारा जो कंपोनेंट है A का उसका P नोट A इज इक्वल टू प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, एंड जो XB है, XB का मतलब हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट B, और जो हमारा P नोट B का हो गया वो हो गया हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट B। ये हमें सारी वैल्यूज क्या क्वेश्चन में गिवन होगी और हमें ये वाला फॉर्मूला लगा के हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये जो हमारा फॉर्मूला आता है ये आता है हमारा रोल्स लॉ से। रोल्स लॉ का मतलब जो रोल्स लॉ हमारा उस पर होता था वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सोल्यूशन। नेक्स्ट अगर हमें जो पता है वो जैसे यहाँ पर XB पता था, हमें अगर मोल फ्रैक्शन पता है A कंपोनेंट का तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, सेम वही फॉर्मूला है PT इज इक्वल टू P नोट B प्लस का XA इंटू P नोट A माइनस का P नोट B। सिंपल हम ये दोनों फॉर्मूले से कोई सा भी फॉर्मूला जो भी वैल्यूज हमें प्रोवाइड होंगी उनके हिसाब से इन दोनों में से कोई सा भी फॉर्मूला लगा के हम अपना जो सॉल्यूशन है उसकी क्या है टोटल प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है आपका डेल्टन्स लॉ से। देखो डेल्टन लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो हमारा कोई भी सॉल्यूशन है उसका जो टोटल प्रेशर होता है वो हमारा जितने भी उसमें कंपोनेंट मिले हुए हैं A और B या C, जितने भी उसमें कंपोनेंट है उनके पार्शियल प्रेशर के इक्वल होता है। तो उसी के अकॉर्डिंग हमारा जो फॉर्मूला आता है, अगर हमारा कोई सॉल्यूशन है उसमें हमारे मान लो 2 कंपोनेंट है A और B, तो अगर हमें पार्शियल प्रेशर निकालना है A का तो हम लगाएंगे फॉर्मूला PA इज इक्वल टू एक्स नोट
एक्स डैश ए इंटू पी टी, इन विच जो पी ए है वो तो हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए हो गया। एक्स डैश ए का मतलब होता है हमारा जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का इन सॉल्यूशन, मींस सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू कितनी है वो होगी, और पी टी का मतलब हो गया हमारा टोटल प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा, अगर हमें जो कंपोनेंट है बी उसका पार्शियल प्रेशर निकालना है तो हम लगाएंगे पी बी इज इक्वल टू एक्स डैश बी इंटू पी टी, और वही यहाँ पर एक्स डैश बी का मतलब है कि जो हमारा मोल फ्रैक्शन है ऑफ कंपोनेंट बी वो सॉल्यूशन में उसकी वैल्यू कितनी है, ये हम सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे और हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ बी की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा, मींस हमें निकालना है, हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है कंपोनेंट बी का, तो हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी इज इक्वल टू पी नोट ए माइनस का पी एस अपॉन पी नोट ए, इन विच जो एक्स बी है मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, और पी नोट ए का मतलब है हमारा प्योर वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए। अब ध्यान रखना जहां पर भी पी नोट होगा, नोट का मतलब है हमारा यहाँ पर किसकी बात हो रही है, हमारे वहां पर प्योर वेपर प्रेशर की बात हो रही है, और अगर पी ए हो सिंपली तो होगा वहां पर हमारा पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, माइनस कर देंगे पी एस मतलब हमारा जो प्रेशर है सॉल्यूशन का वो, अपॉन कर देंगे अपना पी नोट ए। ये हम वैल्यू लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, हम जो भी कंपोनेंट है ए और बी उसमें जो मोल फ्रैक्शन आएगा बी कंपोनेंट का वो सिंपली हम निकाल सकते हैं। इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा और एडवांस फॉर्म में लेके जाए तो इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपना जो भी कंपाउंड है उनका मोलर मास या फिर उनका जो वेट है वो निकाल सकते हैं। कैसे, जैसे हम एक्स बी को, ये वाला फॉर्मूला है इसको हम लिख सकते हैं एन बी अपॉन एन ए, इन विच जो एन बी है, एन बी का मतलब हमारा जो मोल्स हैं बी कंपोनेंट के, और जो एन ए का मतलब है जो मोल्स है हमारे ए कंपोनेंट के, उनको हम रख सकते हैं। और जो हमें पता है मोल्स का जो फॉर्मूला होता है वो होता है मास अपॉन मोलर मास, तो ऐसे ही हम अपना लगा देंगे कि मास है हमारा जो भी, जैसे ऊपर एन बी है तो ऊपर डब्ल्यू बी लिख दिया और नीचे लिख दिया एम बी, तो डब्ल्यू बी का मतलब हो गया हमारा मास ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन नीचे हो गया हमारा मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी। ऐसे ही हम अपना फॉर्मूला लगा देंगे एन ए का, एन ए भी जो मतलब कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट ए है वो होता है हमारा मास अपॉन मोलर मास, तो मास आ गया डब्ल्यू ए और उसके अपॉन में लिख देंगे एम ए, तो इससे हमारा फॉर्मूले में आ जाएगी। इसमें से हमें जो वैल्यू पता है वो रख देंगे, हम अब यहाँ से अपनी जो भी उसने वैल्यू पूछी होगी वो डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं। ये काफी हमारे इंपॉर्टेंट फॉर्मूले है जो कि न्यूमेरिकल्स में हमें डायरेक्ट वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। बाकी किस किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं वो आप साइड में देख ही सकते हैं। सो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से। यहाँ पर हम जो उसके जो फॉर्मूलेज हैं मेन वही डिस्कस करेंगे। बाकी अगर आपको ये किस तरीके से होता है वो चेक करना है तो आप जो रिवीजन वीडियो उसको एक बार चेकआउट कर सकते हो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो यहाँ पर फॉर्मूला आता है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट वो आता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी सोल्यूशन माइनस का टी सोलवेंट। मीन्स अगर हमें एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट निकालना है तो जो हमारा टेम्परेचर है सोल्यूशन का, मीन्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन, उसमें से माइनस कर देंगे टी सोलवेंट। ये माइनस करने के बाद हमारे पास डेल्टा टी बी की वैल्यू आ जाएगी। अब जो डेल्टा टी बी है उसको हम दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हैं जो कि होता है डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, इन विच जो के बी है वो हो गया हमारा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का वो कांस्टेंट, और जो एम है, एम हमारा ये स्मॉल एम होता है, स्मॉल एम का मतलब है हमारा मोलैलिटी। ये वाले फॉर्मूले से भी हम अपना डेल्टा बी की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब यहाँ से जो ये वाला फॉर्मूला है ये हमारा मेनली जिस काम के लिए आता है वो आता है हमारा डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास, मीन्स जो इसमें हमारा मोलैलिटी यूज है इसकी हेल्प से, इस वाले फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या निकालते हैं, अपने मोलर मास की वैल्यू निकालते हैं। लाइक में जो मेरा फॉर्मूला है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम। मोलैलिटी, मोलैलिटी मेरी किसके इक्वल होती है, वो होती है मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। उसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूँ कि डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए इंटू एम बी, इन विच जो डब्ल्यू बी है उसका मतलब है कि जो हमारा वेट है कंपोनेंट बी का वो इंटू 1000 अपॉन डब्ल्यू ए का मतलब है जो कंपोनेंट ए है उसका हमारा क्या हो गया, वेट हो गया, और एम बी का मतलब है हमारा मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी। यही हमें वैल्यू निकालनी है। तो उसको थोड़ा सा हम मतलब कि अपने सिंपल फॉर्म में लिख सकते हैं डायरेक्ट एम बी की वैल्यू। वैसे तो ये फॉर्मूला हो गया हमारा, यहाँ से जो एम बी की वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी के बी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डेल्टा टी बी इंटू डब्ल्यू ए, और जो एम बी आएगा वो मेरा आएगा इन के जी, मीन्स जो मोलर मास आ जाएगा वो के जी की फॉर्म में आ जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, मोलर मास की वैल्यू निकाल सकते हैं। ये हमारा जो फॉर्मूला होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इससे न्यूमेरिकल भी आने के चांसेस होते हैं। जो नेक्स्ट फॉर्मूला आता है वो सेम यही है जैसे हमारा ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था। नेक्स्ट आता है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो इसमें भी हम ये यूज करते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी नोट एफ माइनस का टी एफ। तो यहाँ पर जो टी नोट एफ है उसका मतलब हो गया हमारा कि जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट है हमारा सॉल्वेंट का उसमें से माइनस कर देंगे अपना जो हमारा सॉल्यूशन का आता है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी टी नोट एफ। इसी तरीके से जैसे अपने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का लिखा था एक दूसरी फॉर्म में, ऐसे हम यहाँ पर लिख सकते हैं टी डेल्टा टी एफ आ जाएगा हमारा के एफ इंटू एम, इन विच जो के एफ है वो हमारा वही है कॉन्स्टेंट, और जो एम है एम होगी हमारी यहाँ पर मोलैलिटी। अब यहाँ से भी हम ये जो हमारा जो फॉर्मूला है ये हम उसी तरीके से यूज करते हैं डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास। कैसे निकालेंगे, एम बी इज इक्वल टू के एफ
इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन डेल्टा टी एफ इंटू डब्ल्यू ए। जो सब वैल्यू हमारी जो मतलब कि के डब्ल्यू बी डब्ल्यू ए और जो डेल्टा वाली वैल्यू होती है वो सब हमारी जैसे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में सेम वही वैल्यू है। ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे और हम डायरेक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं अपनी मोलर मास और कंपोनेंट बी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा प्रेशर ऑफ मींस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का आपको मतलब पता ही है, वो होता है कि जो हमें मिनिमम एक्सटर्नल प्रेशर लगाना पड़ता है कि जो हमारा ऑस्मोसिस है वो स्टॉप हो जाए, उसको हम बोलते हैं अपना ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं। जैसे जो हमारी जो इक्वेशन होती है पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, इसमें सिंपल हमने जो जहाँ पर पी है उसकी जगह हमने क्या रखा है, पाई रखा हुआ है, बाकी सब कुछ हमारा वही आ जाता है। तो जो पाई का फॉर्मूला आता है इन सिंपल फॉर्म वो हम लिखते हैं डब्ल्यू बी आर टी अपॉन वी इंटू एम बी। इसमें जो हमारा डब्ल्यू बी हो गया वो हो गया हमारा वेट ऑफ कंपोनेंट बी और एम बी का मतलब हो गया मोलर मास ऑफ कंपोनेंट बी। आर मतलब हमारा जो कांस्टेंट होता है और टी मतलब हमारा टेम्परेचर और वी मतलब हमारा वॉल्यूम। ये सब वैल्यू रखने के बाद हम क्या निकाल सकते हैं अपनी ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा आई। आई का मतलब होता है हमारा वेंट ऑफ फ्रैक्शन। इसका मतलब होता है आई इज इक्वल टू नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास। मींस जो हमें कैलकुलेटेड वाला मोलर मास होता है उसको हम डिवाइड कर देते हैं ऑब्जर्व वाले। तो हमारी जो आई की वैल्यू है मींस जो एक तरीके से जो एरर है वो हमारा आ जाता है। इसका जो यूज होता है वो हमारा होता है जो भी हमने जो ये चारों वैल्यू निकाल ली थी मीन्स हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और जो हमारा ऑस्मेटिक प्रेशर था, ये जो हमने अभी चारों वैल्यू की हैं उसमें हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं। मीन्स एक परफेक्ट वैल्यू मीन्स जो हमारा रियल लाइफ में मीन्स जो आइडियल तो यहाँ पर कुछ नहीं होता, तो जो हमें एक वैल्यू निकालने के लिए मीन्स न्यूमेरिकल सोल्व करने के लिए हम यहाँ पर यूज़ करते हैं। देखो यूज़ कैसे करते हैं, यहाँ पर आ जाएगा इंक्लूजन ऑफ आई फैक्टर। मीन्स अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन इन चारों में से है रिलेटिव इन लोअरिंग वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट या ऑस्मेटिक प्रेशर, इनका अगर कोई क्वेश्चन आता है, ये चारों वैल्यू कुछ निकालनी है और उसमें से अगर आपको आई फैक्टर दिया हुआ है तो आपको किस तरीके से उस फॉर्मूले में इसको यूज करना है। तो सबसे पहले आता है हमारा रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर। तो वहां पर आपका फॉर्मूला होता था पी नोट ए माइनस का पी ए इन अपॉन पी नोट ए, वो इज इक्वल टू होता था एक्स बी। तो सिंपल आप एक्स बी की मल्टीप्लाई कर दोगे आई से, जो हमारा वेंटो फैक्टर होता है ये सिंपली आपका ये वाला फॉर्मूला बन जाएगा। इसी तरीके से जो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट था उसमें जो के बी वाली साइड थी उसमें भी आप आई की मल्टीप्लाई कर दोगे, फॉर्मूला बन जाएगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू आई इंटू के बी इंटू एम। ऐसे ही हमारा जो फ्रीजिंग पॉइंट वाला था मीन्स डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, वो बन जाएगा डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम। और जो एम है, एम आपको पता है वो होता है हमारी मोलैलिटी। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो हमारा ऑस्मोटिक प्रेशर वाला है। उसमें क्या करोगे आप, ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू आई सी आर टी। मीन्स जो हमारा फॉर्मूला था उसमें सिंपली आई की मल्टीप्लाई आप कर दोगे। ये आई की मल्टीप्लाई करने के पास आपकी वैल्यू क्या है, मीन्स जो ओरिजिनल वैल्यू है वो आ जाती है। मीन्स जो एक वैल्यू फॉर्मूला ये लगा के जो ये सारी वैल्यू रखने के बाद जो आपके पास वैल्यू आएगी मैथमेटिकल वैल्यू, वो आपकी एक ओरिजिनल वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट आता है आपका एक रिलेशन आता है बिटवीन आई एंड अल्फा। आई तो आपको पता है जो हमारा वेंटो फैक्टर है वो, और अल्फा का मतलब होता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन या फिर हमारी एसोसिएशन। तो जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन में जो होता है अल्फा और आई का रिलेशन वो होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एन माइनस वन। और अगर हमारा जो एसोसिएशन हो रहा हो वहाँ पर, तो वहाँ पर जो अल्फा और आई का रिलेशन होता है वो होता है अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन अपॉन एम माइनस वन। अब यहाँ पर देख लेते हैं, अल्फा तो आपको पता है डिग्री होती है और जो आई होता है आई का मतलब वेंटो फैक्टर। और यहाँ पर देख लेते हैं एन और एम किसके इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो एन होता है वो होता है आयंस फॉर्म वन मॉलिक्यूल ऑन डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। मीन्स जो हमारे वन मॉलिक्यूल है, डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट मीन्स जो हमारा सॉल्यूट है उसका डिसोसिएशन होगा वन मॉलिक्यूल का, तो वहाँ पर कितने आयंस फॉर्म होंगे, तो वो होगी हमारी एन की वैल्यू, ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। और जो एम आता है, एम का मतलब होता है मॉलिक्यूल्स ऑफ सॉल्यूट एसोसिएट टू फॉर्म वन मॉलिक्यूल। मीन्स हमारे कितने मॉलिक्यूल्स जो ऑफ सॉल्यूट हैं वो एसोसिएट हैं वन मॉलिक्यूलर बनाने के लिए। तो ये भी क्वेश्चन जो वैल्यू है एम की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन होगी। ये सब वैल्यू रखने के बाद हम क्या रिलेशन निकाल सकते हैं बिटवीन अल्फा एंड आई। सो ये सब फॉर्मूला आ जाते हैं हमारे सेकंड चैप्टर सॉल्यूशन से। अब नेक्स्ट आएंगे हमारे जो फॉर्मूला आते हैं वो आते हैं हमारे थर्ड चैप्टर से, जो कि हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल कौन सी सेल होती है, वो ऐसी सेल होती है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। उसमें जो कैथोड होता है वो नेगेटिव होता है और जो एनोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है। नेक्स्ट जो सेल आती है उसमें जो इसके बारे में मेनली रीड करेंगे इस चैप्टर में, वो आती है हमारी गैल्वेनिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या काम करती है, वो केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करती है। और उसमें जो कैथोड होता है वो हमारा पॉजिटिव होता है और जो एनोड वाली साइड होती है वो हमारी नेगेटिव होती है। ये याद रखने के लिए आप याद कर सकते हो ये वाला वर्ड LOAN, लोन। लोन कैसे याद रख सकते हो, लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड इज नेगेटिव। मींस जो गैल्वेनिक साइड होगी उसमें लेफ्ट साइड क्या होगा,
ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स जो लेफ्ट साइड इलेक्ट्रोड होगी उसमें ऑक्सीडेशन होगा, और हमेशा जो हमारी एनोड है वो क्या होगी, नेगेटिव होगी। ये आप वर्ड याद रख सकते हो, मतलब कि ये सारी वैल्यू याद रखने के लिए। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा, नेक्स्ट आपकी आती है नर्नेस्ट इक्वेशन। ये भी आप हमारी एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा, और इस चैप्टर से भी जो टॉपिक होता है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो देखो ये होती है हमारी, इसमें हम निकालते हैं हमारा जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है वो क्या होता है। तो E इज इक्वल टू ई नोट माइनस का 2.303 RT अपॉन NF इंटू लॉग बेस 10 एनोड अपॉन कैथोड। ये हमारा फॉर्मूला होता है। यहाँ पर जो हमारा E है वो तो होगी हमारी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। E नोट का मतलब है जो हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होती है वो। एन का मतलब होता है हमारा जो भी हमारे मतलब मोल्स मींस जो हमारी इक्वेशन होती है वहां से हम अपनी एन की वैल्यू निकालते हैं जब हम उसको बैलेंस करते हैं। एफ की जो वैल्यू होती है वो होती है हमारी 96500 कूलम। और जो हमारा यहाँ पर आर होता है, आर तो आपको पता ही जो हमारा गैस कॉन्स्टेंट होता है वो, जो कि वैल्यू रखते हैं हम 8.314, ये हम वैल्यू रखते हैं। टी मतलब हमारा टेम्परेचर, और ए मतलब हमारी जो एनोड वाली वैल्यू है वो, और सी मतलब हमारी कैथोड वाली जो हमारे मोल्स हैं उन सब की वैल्यू रख के हम यहाँ पर इस फॉर्मूले में सबकी वैल्यू रख के हम क्या निकालते हैं, अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू निकालते हैं। कई बार वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे देता है और हमसे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पूछ लेता है, तो हम अपना ये वाला ई इधर ले आएंगे और ये वाला मतलब ई नोट इधर ले आएंगे और ये वाला ई इधर ले आएंगे, और बाकी हमें जो ये पूरा फॉर्मूला है मीन्स जो वैल्यूज हैं सब वैल्यूज रख के हम पूरा सॉल्व करेंगे। यहाँ पर अपना लॉग जो टेबल होता है वो भी हमें यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा गिब्स फ्री एनर्जी। गिब्स फ्री एनर्जी हम निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस का RT लॉग KC। ये डायरेक्ट हम फॉर्मूला लगाते हैं और हमारी क्या, हम किसी की भी इसमें से जो वैल्यू हमें गिवन होगी वो वैल्यू रख के, और जो नहीं नोन अननोन होगी वो वैल्यू निकाल सकते हैं। डेल्टा जी का मतलब होता है हमारे गिब्स फ्री एनर्जी, और अगर हम इस पे डेल्टा जी पे नोट लगा देंगे तो हमारी बन जाएगी स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी। यहाँ पर RT हमारे कॉन्स्टेंट हो गए, मीन्स R कॉन्स्टेंट हो गया, T मतलब हमारा टेम्परेचर, और लॉग KC हमारा यहाँ पर है इक्विलिब्रियम कॉन्स्टेंट। ये सब वैल्यू रखने के बाद हम इसको सिंपली सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट इसी से एक दूसरा फॉर्म मतलब ये गिब्स फ्री एनर्जी का एक और फॉर्मूला आ जाता है जो कि आता है डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस का NFE, और इसी को हम लिख सकते हैं मींस अगर हमें स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालनी है तो डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस का NFE नोट। यहाँ पर हमारा जो n है, n तो आपको पता है जब इक्वेशन को बैलेंस करते हैं वो वैल्यू निकालते हैं। f की वैल्यू जो होती है वो 96500 वही होती है, और जो यहाँ पर E है, E का मतलब जैसे हमने अभी पहले पढ़ा था वो होता है हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और E नोट मतलब हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जो भी हमें वैल्यू निकालनी है उसमें हम अपनी जो नॉन वैल्यू है वो रख देंगे, और जो अननोन वैल्यू है वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। बाकी हम एक और फॉर्मूला यूज कर सकते हैं डेल्टा जी नोट मींस स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी निकालने के लिए, जो कि होगा इज इक्वल टू माइनस का 2.303 RT लॉग KC। ये हम फॉर्मूला यूज करके भी हम क्या है अपना जो स्टैंडर्ड गिब्स फ्री एनर्जी है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है EMF ऑफ द गैल्वेनिक सेल, मींस गैल्वेनिक सेल का हमें EMF निकालना है, तो वहां पर करेंगे E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट राइट माइनस का E नोट लेफ्ट, मींस राइट वाले जो स्टैंडर्ड पोटेंशियल है राइट वाले इलेक्ट्रोड का उसमें से माइनस कर देंगे लेफ्ट वाले का, हमारे पास क्या आ जाएगा E नोट सेल मींस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल, वो हमारी वैल्यू आ जाएगी। बाकी अगर हमारे पास ये वाली वैल्यू नहीं है तो हम दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं जो कि आता है E नोट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपॉन N इंटू लॉग KC। ये वाला फॉर्मूला यूज करके भी हम क्या है जो हमारी स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। बाकी हमें एक पॉइंट भी यहाँ पर याद रखना है, जो होता है हमारा जो रिडक्शन पोटेंशियल होता है वो हमारा नेगेटिव द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमारे काम कब आता है, मान लो क्वेश्चन में अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया हुआ है तो वहां पर हमें देखो क्वेश्चन में तो हमें यूज होता है रिडक्शन पोटेंशियल, तो वहां पर जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है उस वैल्यू को नेगेटिव कर देंगे पहले, तो हमारे पास रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू आ जाएगी, उसको हम डायरेक्टली यूज करेंगे। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है हमारा कंडक्टेंस। कंडक्टेंस को डिनोट करते हैं जी से, जो कि होता है मतलब एक तरह से रेसिप्रोकल होता है रेजिस्टेंस का, जिसकी यूनिट हो जाएगी जैसे रेजिस्टेंस की यूनिट होती है ओम, इसकी हो जाएगी ओम इनवर्स। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी का मतलब होता है जो रेजिस्टिविटी है उसका रेसिप्रोकल, तो इसको डिनोट करते हैं के से, के इज इक्वल टू 1 अपॉन और रो, और जो हमारी इसकी जो यूनिट हो जाएगी जैसे कंडक्टिविटी की होती है ओम सेंटीमीटर, ऐसी इसकी हो जाएगी हमारी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, ये हो जाएगी हमारी यूनिट ऑफ कंडक्टिविटी। नेक्स्ट जो फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं हमारे रिलेटेड टू कंडक्टेंस। इसमें आता है सबसे पहले आता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस का आपको मतलब पता है कि हमारा ऐसा कंडक्टेंस द कंडक्टेंस ऑफ ऑल द आयंस प्रोड्यूस्ड बाय 1 ग्राम इक्विवेलेंट मास ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इन सॉल्यूशन। ये हमारा होता है हमारा जो इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। इसका जो फॉर्मूला आता है वो होता है हमारा लैम्डा E इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन N। ये हम फॉर्मूला यूज करेंगे। और ऐसे ही हमारा एक और दूसरा जो कंडक्टेंस आता है वो आता है मोलर कंडक्टेंस। मोलर कंडक्टेंस कब होता है, जब हमारा 1 ग्राम ऑफ मोल होता है इलेक्ट्रोलाइट का, वहां पर जो उससे कंडक्टेंस प्रोड्यूस होता है उसको हम बोलते हैं मोलर कंडक्टेंस। उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है हमारा लैम्डा M इज इक्वल टू के इंटू 1000 अपॉन M। इनमें जो आपको पता है के का मतलब हो गया हमारा जो हमारी कंडक्टिविटी होती है वो, और यहाँ पर N हो गया हमारा इक्विवेलेंट मास, और M हो गया हमारा जो नंबर ऑफ मोल्स आते हैं वो। इनकी जो यूनिट्स होती है वो होती है हमारी
सिमोन मीटर स्क्वायर पर मोल, या फिर हम यूनिट यूज कर सकते हैं ओम इनवर्स मीटर स्क्वायर पर मोल। ये हम अपनी डायरेक्ट जो ये फॉर्मूलेज है डायरेक्ट यूज करके और ये यूनिट हम लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारी एक इक्वेशन आती है जिसको हम बोलते हैं डी बाय हकल इक्वेशन। आपने पढ़ी होगी, बाकी आपको अगर ये किस किस तरीके से होती है उसके लिए आप रिवीजन वीडियो देख सकते हो। देखो यहाँ पर हम समझते हैं कि ये क्या है, मतलब कि जो डी बाय हकल इक्वेशन है वो होती है हमारी लैम्डा एम सी इज इक्वल टू लैम्डा नोट एम माइनस का ए सी, ए रूट सी। तो इसमें क्या होता है, हमारा जो मोलर कंडक्टेंस होता है एट कंसंट्रेशन सी इज इक्वल टू होता है हमारा स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टेंस माइनस उसमें से हम करते हैं ए रूट सी, इन विच जो ए होता है वो हमारा कॉन्स्टेंट होता है जो कि इसकी वैल्यू हमें गिवन होगी, और सी का मतलब होता है हमारा मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। इस फॉर्मूले में वैल्यू रखे हम अपना जो मोलर कंडक्टेंस है किसी भी सी कंसंट्रेशन पर वो वैल्यू हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है जो हमारी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है और जो ये डी बाय हकल इक्वेशन है, इन दोनों का एक तरह से रिलेशन होता है। जैसे हम डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लिख सकते हैं अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नोट एम, मीन्स जो हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होता है वो होता है हमारा मोलर कंडक्टेंस एट कंसंट्रेशन सी अपॉन मोलर स्टैंडर्ड मोलर कंडक्टेंस। ये हम फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट आते हैं हमारे लॉज ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। तो सबसे पहला जो लॉस आता है फर्स्ट लॉ आपको पता है, जो कि हमारा मास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारा चार्ज के, मीन्स जो सब्सटेंस डिपॉजिट होता है या लिबरेटेड होता है किसी भी इलेक्ट्रोड पर वो उसका जो मास होता है वो डायरेक्टली हमारा किसके प्रोपोर्शनल होता है, क्वांटिटी ऑफ चार्ज फॉर्म के हमारे इक्वल होता है, मीन्स जो क्वांटिटी ऑफ चार्ज वहाँ पर पास हुई है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ये आता है हमारा फर्स्ट लॉ। तो फर्स्ट लॉ में जो हमारा फॉर्मूला बनता है वो बनता है W इज इक्वल टू Z इंटू आई इंटू टी। ये हमारा फॉर्मूला बनता है, इन विच जो Z होता है, Z का मतलब होता है हमारा इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500, और I का मतलब हमारी जो करंट हो गई, T का मतलब हमारे कितने टाइम के लिए होता है। बाकी जो Z की वैल्यू है वो आप इक्विवेलेंट वेट अपॉन 96500 के फॉर्मूले से निकाल सकते हो। बाकी अगर आपको इक्विवेलेंट वेट का निकालना है, मींस इक्विवेलेंट वेट अगर डायरेक्ट याद है, मींस डायरेक्ट वैल्यू दी है तो डायरेक्ट रख देना, अगर नहीं पता है या फिर निकालनी पड़ी तो आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, जो कि है इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास अपॉन वैलेंसी। मोलर मास आपको पता ही होगा, वैलेंसी आप वहां से सिंपली निकाल सकते हो। ये फॉर्मूला लगा के आप जो भी मास प्रोड्यूस हुआ है या फिर आपका लिबरेट हुआ है किसी भी इलेक्ट्रोड पर उसकी वैल्यू निकाल सकते हो। नेक्स्ट आता है हमारा सेकंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। सेकंड लॉ में क्या आता है, W1 अपॉन W2 इज इक्वल टू E1 अपॉन E2। ये आता है हमारा सिंपली सेकंड लॉ। सेकंड लॉ हमारा बहुत हेल्पफुल हो जाता है, मीन्स ये जो W1 अपॉन W2 E1 अपॉन E2 है, ये जो हम इक्वेशन यूज करते हैं, ये जो न्यूमेरिकल आता है डायरेक्ट यहाँ से एक न्यूमेरिकल हमारा आता है। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है जिसकी हेल्प से हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ सेल, जो कि है डेल्टा G अपॉन डेल्टा H, इनमें जो यूजफुल वर्क है अपॉन टोटल वर्क, हम दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल सकते हैं, एफिशिएंसी ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो ये सब फॉर्मूला आ जाते हैं हमारे चैप्टर 3 से, जो कि था हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब आते हैं हमारे चैप्टर 4 से, जो कि हमारा केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स में मेनली जो फॉर्मूले आते हैं वो आते हैं हमारे रेट ऑफ रिएक्शन से। तो सबसे पहले देखते हैं जो फॉर्मूला आता है रेट ऑफ रिएक्शन, मीन्स हमारा जो ए कंपोनेंट है वो बी में चेंज हो रहा है, तो वहां पर जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा ए का वो होगा डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा टी। और अगर हम रेट ऑफ बी मतलब बी का जो है रेट है वो निकालेंगे तो रेट ऑफ बी आ जाएगा इंक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन डेल्टा टी। जैसे जैसे ए कम होगा ऐसे ऐसे हमारा क्या है बी बढ़ता जाएगा। तो ये हम इन फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन। नेक्स्ट हमारे दो टाइप के रेट होते हैं, एक होता है हमारा एवरेज रेट जो कि होता है डेल्टा माइनस का डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी इसमें, और सेकंड टाइप का पहले समझ लेते हैं। सेकंड टाइप का जो होता है वो होता है इंस्टेंटेनियस रेट, मींस एट एन इंस्टेंट जब भी हमारी रिएक्शन हो रही है किसी भी पॉइंट पे हम क्या है रेट चेक करना चाहते हैं तो हम फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का डीपी अपॉन डी इन विच जो डेल्टा आर है और जो डीपी है इसका मतलब होता है हमारा जो मतलब फाइनल कंसंट्रेशन है उसमें से हम माइनस कर देते हैं इनिशियल कंसंट्रेशन, और जो डेल्टा टी और डी टी है वो तो हमारा चेंज इन टाइम आ जाता है। नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है यहाँ से हमारे एग्जामिनेशन में पक्का क्वेश्चन आते हैं, और बाकी यहाँ से एमसीक्यूज क्वेश्चन भी हमारे बहुत टाइप के बन सकते हैं, मींस ऑर्डर बताने के लिए। तो नेक्स्ट जो फॉर्मूला आता है वो आता है ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन का मतलब होता है रेट इज इक्वल टू, जैसे हमें पता है dx अपॉन dt होता है, उसको हम लिखते हैं k इंटू ए की पावर x इंटू बी की पावर y। तो ये जो हमारा x और y होता है इनको जो सम करके जो हमारी वैल्यू आती है उसी को हम बोलते हैं अपना ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। इन विच जो हमारा ये dx अपॉन dt का मतलब होता है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम टेकन, और ये हमारा k के को आता है, और k हमारा यहाँ पर होता है रेट कांस्टेंट के कॉल। रेट कांस्टेंट मतलब k हमारा, जैसे नेक्स्ट फॉर्मूला ये आता है इसको समझते हैं, जैसे रेट कांस्टेंट मतलब dx अपॉन dt इज इक्वल टू k। जब हमारे जो कंसंट्रेशन है मींस a की पावर n या a की पावर x उसकी वैल्यू अगर 1 हो जाएगी तो जो हमारा dx अपॉन dt है वो डायरेक्ट हमारा k के कॉल आ जाएगा, और इसी को बोलते हैं अपना रेट कांस्टेंट। इसकी जो यूनिट आती है, यूनिट निकालने का हमारा एक फॉर्मूला होता है शॉर्टकट फॉर्मूला, ये भी हमारा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है इसको, जो कि होता है यूनिट ऑफ k इज इक्वल टू मोल 1 माइनस n अपॉन इंटू एल एन माइनस 1
एल की पावर n माइनस वन इंटू सेकेंड इनवर्स, और जो n है, n का मतलब है हमारा ऑर्डर। मान लो आपको दे देते हैं कि हमारी सेकंड ऑर्डर की रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की कोई रिएक्शन है, मींस कोई रिएक्शन है, इसका ऑर्डर है सेकंड, तो वहां पर जो उसका रेट कांस्टेंट है, उसकी जो हमारी क्या है यूनिट होगी वो क्या होगी, तो उसको आप इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो। मींस n की जगह आप क्या रख दोगे, 2 रख दोगे, और सिंपली आपकी यूनिट ऑफ के आ जाएगी। नेक्स्ट आते हैं हमारे कुछ रेट कांस्टेंट के फॉर्मूले, जो कि हमारे स्पेशली मतलब जो फर्स्ट ऑर्डर सेकंड ऑर्डर है उनके लिए अलग अलग बनाए हुए हैं। सबसे पहले आता है फॉर जीरो ऑर्डर, मींस अगर हमारे पास कोई रिएक्शन है जो जीरो ऑर्डर की है, तो वहां पर हम यूज करेंगे k इज इक्वल टू एक्स नॉट माइनस का x अपॉन टी। यहाँ पर हमारा और सेकंड जो फॉर्मूला आएगा वो टी हाफ, मींस टी हाफ निकालने के लिए, जो कि आएगा a/2 अपॉन k नॉट। तो उसमें हमारा जो k का मतलब है वो तो हमारा रेट कांस्टेंट, और जो x नोट आता है उसका मतलब होता है हमारी जो इनिशियल कंसंट्रेशन होती है, और x का मतलब जो हमारी फाइनल कंसंट्रेशन है, और टी का मतलब हमारा टाइम पीरियड। इसमें हम सारी वैल्यू रखे हैं, हमें अपनी क्या रेट कांस्टेंट, और टी हाफ का मतलब होता है एट हाफ टाइम, मतलब हाफ जब हमारी हाफ रिएक्शन पूरी हो चुकी हो, वहाँ पर हमारा जो टाइम कितना होगा, कितने मतलब कितने टाइम में हाफ होगी, और वहाँ पर जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी बची होगी, इन फॉर्मूले की हेल्प से हम निकाल सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा फॉर फर्स्ट ऑर्डर, मीन्स फर्स्ट ऑर्डर के लिए हमारी जो रेट कांस्टेंट है और जो हाफ टाइम की वैल्यू है वो कितनी आएगी, तो यहाँ पर वैल्यू होती है k इज इक्वल टू 2, जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो करेंगे 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन ax। इनमें जो जैसे टी तो आपको पता है टाइम होता है, के हमारा रेट कांस्टेंट, यहाँ पर ए मतलब हमारी जो टोटल कंसंट्रेशन होती है वो, और एक्स मतलब जो भी हमारी क्या है जितनी यूज हो चुकी हो, तो ए माइनस एक्स कर देंगे तो हमारे पास वो आ जाएगी जो इतनी हमारी कंसंट्रेशन अब बच गई होगी, मीन्स एट टाइम टी पर जितनी हमारे पास लेफ्ट आउट होगी वो। इसमें जो फर्स्ट ऑर्डर की जो रिएक्शन होती है, इसमें टी हाफ निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है टी हाफ इज इक्वल टू 0.6932 अपॉन के। ये फॉर्मूला लगा के हम क्या निकाल सकते हैं, अपना हाफ टाइम की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट और एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अगर हमें प्रेशर की वैल्यू दी हुई हो, मींस जो इक्वेशन है, इक्वेशन में हमारे अगर प्रेशर की वैल्यू दी है कंसंट्रेशन की जगह, तो वहां पर हम फॉर्मूला यूज करेंगे k इज इक्वल टू 2.303 अपॉन टी लॉग p अपॉन 2p माइनस का pt। सो इसमें जो हमारा P आता है, P तो आता है हमारा जो मतलब रिएक्टेंट होते हैं उनका प्रेशर, और जो PT आता है, PT मतलब जो पूरा जो रिएक्टेंट प्लस प्रोडक्ट जो ओवरऑल जो हमारा प्रेशर होता है, P टोटल मतलब जो टोटल प्रेशर होता है वो। इन सब की वैल्यू रख के भी हम क्या निकाल सकते हैं, अपना रेट कांस्टेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं फॉर फर्स्ट ऑर्डर। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आता है जो कि आता है n इज इक्वल टू एन नोट इंटू हाफ की पावर n। इनमें जो पहले देख लेते हैं, जो n नोट है वो होती है हमारी इनिशियल अमाउंट, n का मतलब होता है आफ्टर टाइम t लेफ्ट आउट अमाउंट, एंड जो स्मॉल n का मतलब है वो होता है टोटल टाइम अपॉन t हाफ। इसमें क्या निकालते हैं, इसमें हम रिलेशन निकाल लेते हैं, या फिर हम हमारा मीन्स कोई रिएक्शन हुई है उसमें t टाइम पर या फिर हाफ टाइम पर हमारा कितना अमाउंट लेफ्ट आउट है, या फिर कितने टाइम में वो क्या है हाफ रिएक्शन होगी, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम वैल्यू रख के हम कोई भी वैल्यू निकाल सकते हैं। मान लो हमें n की वैल्यू निकालने हैं, वो निकाल सकते हैं। n नोट मतलब हमारी इनिशियल अमाउंट कितना था वो निकाल सकते हैं, या फिर हमारा जो हाफ टाइम है, टोटल टाइम हमें पता है हाफ टाइम निकालना है, तो सब वैल्यू रख के हम सिंपली ये निकाल सकते हैं। सो नेक्स्ट आती है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी। तो एक्टिवेशन एनर्जी का मतलब ये होता है कि ये हमारी थोड़ी सी वो एक्सिस एनर्जी होती है जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं वो लेते हैं जो थ्रेशोल्ड एनर्जी है वहां तक जाने के लिए। तो उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है E इज इक्वल टू ET माइनस का ER, मीन्स एक्टिवेशन एनर्जी इज इक्वल टू थ्रेशोल्ड एनर्जी माइनस का रिएक्टेंट एनर्जी। ये फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम क्या अपनी एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक फॉर्मूला आता है रेट कांस्टेंट के लिए, ये भी छोटा सा फॉर्मूला है, कहीं पर यूज कर सकते हैं, जैसे रेट इज इक्वल टू एफ इंटू जेड। इनमें जो एफ होता है, एफ का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ एक्टिव मॉलिक्यूल्स, और जो हमारा जेड का मतलब होता है, जेड का मतलब होता है हमारे यहाँ पर जो कोलिजन फ्रीक्वेंसी होती है वो। इनकी वैल्यू रख के भी हम क्या निकाल सकते हैं, हम अपनी रेट की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारी एक इंपॉर्टेंट इक्वेशन आती है जिसका नाम होता है आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन से हम क्या है, जो हमारा टेम्परेचर है, ये जो हमारी जो इक्वेशन है उसमें जो रेट कॉन्स्टेंट है K1 एंड K2, इन सब की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि होती है log K2 अपॉन K1 इज इक्वल टू EA अपॉन 2.303 R ब्रैकेट 1 अपॉन T1 माइनस का 1 अपॉन T2। इनमें जो K1 एंड K2 है ये तो होते हैं हमारे रेट कांस्टेंट, और जो हमारी EA होती है वो हमारी वही जो हमारी एक्टिवेशन एनर्जी होती है। R मतलब हमारा जो गैस कांस्टेंट, और T1 T2 होते हैं हमारे टेम्परेचर। इनमें हमारी क्या है, एक वैल्यू हमसे पूछ लेंगे, मान लो कभी K1 पूछ लेते हैं, कभी K2, या फिर कभी हमसे पूछ लेते हैं EA। हमें सारी वैल्यू दे के रखेंगे, एक वैल्यू अननोन होगी, वो वैल्यू हम इस फॉर्मूले में मतलब ये फॉर्मूला सोल्व करके हम अपनी जो वैल्यू रखे इसको सोल्व करके सिंपली निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक रिलेशन आता है या फॉर्मूला कह सकते हैं जो कि आता है x इज इक्वल टू E की पावर माइनस का EA अपॉन RT। इसमें ये क्या होता है, x का मतलब होता है फ्रैक्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स वो रिएक्ट्स टू फॉर्म प्रोडक्ट। मींस जैसे हमारे जो भी कंपोनेंट है, मींस जो रिएक्टेंट है, अब वो सारे रिएक्टेंट तो मतलब रिएक्ट नहीं करते प्रोडक्ट बनने के लिए, उनमें से जिनके पास वो एनर्जी होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी तक जाने की जो एनर्जी होती है वही हमारे क्या है प्रोडक्ट में चेंज होते हैं। तो उनका अगर हमें नंबर निकालना होता है, मीन्स वो कितने हैं, तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं E की पावर माइनस का EA अपॉन RT। इनमें जो ये
E का मतलब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी, R कांस्टेंट और T मतलब हमारा टेम्परेचर। इसमें लॉग की वैल्यू मतलब दोनों साइड लॉग लेके हम क्या इसको सोल्व करके सिंपली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये सब आ जाता है हमारा चैप्टर 4 केमिकल काइनेटिक्स से। अब एक लास्ट फॉर्मूला आता है जो कि आता है हमारा चैप्टर 5 सरफेस केमिस्ट्री से, जो कि फॉर्मूला होता है x अपॉन m इज इक्वल टू k इंटू पी की पावर 1 अपॉन n। इन विच जो x है, x का मतलब होता है मास ऑफ एडजॉर्बेट, और जो m है, m का मतलब है मास ऑफ एडजॉर्बेंट, और k और n हमारे कांस्टेंट होते हैं और p होता है हमारा प्रेशर। ये हमें फॉर्मूला वहां पर यूज करना होता है जहां पर अगर हमें अपना जो ये p है प्रेशर उसकी वैल्यू निकालनी है, या फिर x और m में से किसी एक की वैल्यू निकालनी होती है। यहाँ पर सारी वैल्यू गिवन होती है, एक वैल्यू अननोन होती है। उसी तरीके से फॉर्मूले में वैल्यू रख के हम क्या वैल्यू निकाल सकते हैं। सो ये आ जाता है हमारा जो हमारी क्लास 12th में जो फिजिकल केमिस्ट्री थी उनके सारे फॉर्मूले, सारी यूनिट्स और जो भी हमारी इंपॉर्टेंट वैल्यूज आ जाती थी उनका पूरा एक मतलब ओवरव्यू कह सकते हैं, एक रिवीजन हमारा हो जाता है। ये जो हमारा पूरे जो ये भी जितने भी फॉर्मूलेज है ये आपकी डायरेक्ट हेल्प करेंगे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, साथ ही साथ आपके जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स होते हैं जिनमें हमारी क्लास 12th की केमिस्ट्री आती है, फिजिकल केमिस्ट्री, उसमें ये जो हमने रिवीजन किया है ये हमारा डायरेक्टली हेल्प करेगा। आई होप आपकी ये सब अच्छे से समझ में आ गया होगा। अभी आपका अगर कोई डाउट आता है इनसे रिलेटेड आता है, ये पूरी क्लास 12th में फिजिक्स केमिस्ट्री किसी से भी रिलेटेड कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट डाउन कर सकते हैं, या फिर आपको जो डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम आईडी दी हुई है मीन्स वहाँ पर लिंक दिया हुआ है उस पर भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन में आपको और भी लिंक्स दिए हुए हैं, मतलब रिविजन वीडियो के लिंक्स हैं। आपको जो क्लास 11-12 की जो डेरिवेशन होती है, मतलब क्लास 12 फिजिक्स की जो डेरिवेशन सीरीज है उनका भी आपको लिंक है, आप एक बार लिंक चेकआउट कर सकते हैं जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है। और साथ ही साथ जो नोट्स होते हैं क्लास 12 के नोट्स वहाँ पर भी आप उनको प्रोवाइड किए गए हैं। सो वीडियो हेल्पफुल लगे तो उसको जाते वक्त लाइक जरूर कर देना और एक अपना अच्छा सा कमेंट जरूर कर देना। आपका कोई भी डाउट होगा वो कमेंट कर देना, या फिर वीडियो के बारे में कोई भी एक पॉइंट होगा वो जरूर लिख देना। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।